आज हम डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। हमारा टॉपिक आज का यही रहेगा और डिमांड एनालिसिस से ही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और इससे आपको आइडिया भी मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड। तो वैसे मैं आप लोगों को कल मैंने पिछले वीडियो में भी इसी से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस कराए थे, आज भी हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक रेंट इज़ अ पेमेंट टू अ फैक्टर हु सप्लाईज, यानी कि इकोनॉमिक रेंट किसका एक पेमेंट ऑफ फैक्टर है जो सप्लाई की जाती है। तो इकोनॉमिक रेंट इज़ अ पेमेंट ऑफ फैक्टर हु सप्लाई इज़, तो उसका सप्लाई कैसा होना चाहिए, कम्प्लीटली इनइलास्टिक। यही हमारा करेक्ट है, क्योंकि कम्प्लीटली इनइलास्टिक तो होगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक रेंट जो है ये पेमेंट रिसीव होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये कैपिटल हो गया, और ये एक लिमिटेड सप्लाई है। और अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें अर्निंग ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, तो हम क्या देखेंगे कि जो रिटर्न है जो अर्न किए जाते हैं वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को यूज़ करके किए जाते हैं। तो अगर सप्लाई कर्व फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कम्प्लीटली इनइलास्टिक होते हैं, इसका मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगी रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, और इसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक रेंट है वो एसोसिएट करेगा प्रोडक्शन जो कि कम्प्लीटली इनइलास्टिक ऑफ सप्लाई होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है, हमें दो स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है एन इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ नेसेसरी गुड्स। तो क्या हमारा जो इनकम है वो हम सर्टेन लिमिट से अगर बियॉन्ड करते हैं तो हमारा कंजम्पशन नेसेसरी गुड्स पे इंक्रीज होता है। दूसरा है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड प्राइस एंड डिमांड फॉर कमोडिटी चेंजेस इन अ सेम डायरेक्शन। तो पहला तो ये तो गलत ही हो गया। अगर ये गलत है तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसमें एक गलत हो गया। पहला अगर क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये बोला है कि प्राइस और डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के में क्या सेम तरीके से चेंज होते हैं, तो नहीं। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड घट जाएगी, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो पहले तो ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट है कि अगर इंक्रीज करेंगे हम अपने इनकम को बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स, तो क्या हम इसकी वजह से हमारा कंजम्पशन नेसेसरी गुड पे बढ़ जाएगा, तो नहीं। ये एंजल कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एंजल कर्व क्या कहते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है उनका नेसेसरी गुड्स पे जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ये भी गलत है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज बीइंग। तो जनरली हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसा होता है, तो जनरली तो हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड की तरफ, तो ये डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट होगा। लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन, तो क्या वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है या दोनों स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमेशा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड डिमांड के ऊपर, और इसमें हम किसी भी तरह की क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं, हम बस देखते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो वो घटेगा। तो इस तरीके से ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड सेज। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है कि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज है तो गलत है, डिमांड डिक्रीज विद प्राइस इंक्रीज, तो ये सही है। इसमें दोनों इंक्रीज है, दोनों इंक्रीज है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट फ्रॉम, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे स्टार्ट होता है, हमेशा एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा स्टार्ट होता है एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट विद द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं, एग्रीगेट डिमांड कर्व पॉइंट अबव द ओरिजिन हमारा इस तरह से होता है ना एग्रीगेट डिमांड कर्व, तो ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा इस तरीके से स्टार्ट होता है। जबकि अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई कर्व हमारा पॉजिटिव होता है, वो भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन्फीरियर गुड डिमांड कर्व। तो इन्फीरियर गुड का मतलब क्या होता है, इन्फीरियर गुड ऐसे गुड को कहते हैं जिसमें अगर इन्फीरियर गुड जैसे कि सपोज करिए डी ग्रेड का नमक, आप डी ग्रेड का नमक खा रहे हैं
और अगर जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके पास इनकम आएगा तो आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। आप ये सस्ता मिल रहा है तो भी आप नहीं खाएंगे, उसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड, बहुत इन्फीरियर है। इसमें क्या होता है, इन्फीरियर गुड में जो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व होती है वो स्टीपर होती है हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व से। हमारा ऑप्शन नंबर पहले ही मिल गया, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड कॉन्स्टेंट व्हेन अ डिमांड शेड्यूल इज ड्रॉन अप, यानी कि जब हमारा डिमांड शेड्यूल बनता है तो क्या चीज़ें कॉन्स्टेंट नहीं रहती है। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, कंज्यूमर इनकम या वो प्राइस, तो हमारा क्या नहीं रहता है, उस गुड की प्राइस हमारा कांस्टेंट नहीं होती है। बाकी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्सटीट्यूट गुड्स या कंज्यूमर इनकम ये सब कुछ कांस्टेंट रखते हैं, तभी हम डिमांड शेड्यूल को बना पाते हैं। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ नॉर्मल सप्लाई कर्व, तो नॉर्मल सप्लाई कर्व का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है डिमांड फंक्शन इज अ यूनिवेरिएंट ऑफ अ प्राइस, तो डिमांड कर्व यूनिवेरिएंट किसके से है, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो फंक्शन है किसका, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिमांड कर्व हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप हमें बताता है, अलग अलग फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है हमारा डिमांड कर्व। जैसे डी आई क्या है, फंक्शन क्या है, पी का प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, हमारा इनकम या हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डज द डिमांड टेबल शो, तो डिमांड टेबल क्या शो करता है, तो डिमांड टेबल हमें शो करता है, ये बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, यही तो बताता है। डिमांड हमें टेबल में हम क्या करते हैं, एक तरफ को प्राइस है, क्वांटिटी है, इनके बीच के रिलेशनशिप को बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप को। इसमें सप्लाई बोला है, ये गलत है। डिस्प्ले क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड एंड टाइम पॉइंट, नहीं, तो ये भी। अब विच ऑफ फॉलोइंग रिलेट अ प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे दिखाते हैं, तो ये हमें बताता है, अगर चेंज इन प्राइस बोले तो डेल्टा पी बाई अपॉन पी रखेंगे, लेकिन हमें बोला है प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू, ये हमारा प्रोपोर्शनल चेंज बताता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द इलास्टिसिटी लाइन इज स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर इस तरह से हो तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, इनफिनाइट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगर हम देखते हैं, अगर हमारा मान लीजिए परफेक्टली वर्टिकल बोले तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमेशा इलास्टिसिटी 0 होती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी विल बी, तो डिमांड कर्व कैसा होगा किसी भी कमोडिटी का, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, क्योंकि ऐसे ही होता है ना हमारा डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोप, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा इफ द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज व्हेन द प्राइस फॉल देन व्हाट विल बी द डिमांड कर्व बी लाइक, तो अगर हमारा रेवेन्यू की बात करें कि अगर हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है और प्राइस डिक्रीज करता है तब हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा, तब हमारा डिमांड कर्व इलास्टिक होगा। इलास्टिक मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेगा। मूवमेंट ऑफ इन द सप्लाई कर्व ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट क्यों होता है, मूवमेंट और शिफ्ट में अंतर होता है। जैसे ये हमारा सप्लाई कर्व है, मूवमेंट का मतलब यहीं पे मूव करेगा और शिफ्ट का मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हमें मूवमेंट पूछा है, इसी पे ऊपर नीचे होने को पूछा है, जबकि शिफ्ट नहीं पूछा है। तो मूवमेंट कब होगा हमारे सप्लाई कर्व का, तो मूवमेंट तब होगा जब हमारे प्राइस ऑफ कमोडिटी के बेस पे मूवमेंट होगा। जैसे प्राइस कभी यहाँ गई तो इस तरह से मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल प्राइस, ये सब को अगर हम देखें तो हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इनवर्स डिमांड फंक्शन, तो इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या होगा, पहला तो इनवर्स हमारा डिमांड फंक्शन कैसा होता है, तो डिमांड फंक्शन हमारा होता है इस तरह से, ये ऐसे लिखा हुआ है, P इज अ फंक्शन ऑफ D, ऐसे लिखा हुआ है। हमारा डिमांड फंक्शन नॉर्मली अगर हम देखें तो D इज़ अ फंक्शन ऑफ P होता है, और अगर हम उसको उल्टा लिखना चाहें तो P इज़ अ फंक्शन ऑफ, कैसा हो जाएगा, ऐसा D, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं P इज़ अ फंक्शन ऑफ 1/D। अगर इस तरह से होगा तो भी आपका करेक्ट होता, तो और कहीं दिया नहीं है, इसी में दिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है सपोज
पीपल लाइक देयर हैम्बरबर्ग्स विद अनियन, यानी कि पीपल ज़्यादा हैम्बरबर्ग्स को लाइक करते हैं अनियन के साथ। एंड इफ द पीपल सप्लाई द हैम्बरबर्ग्स डिक्रीजेज, अगर जो सप्लाई है हैम्बरबर्ग्स की वो डिक्रीज़ अगर करेगी, तो ये चीज़ें देख लेते हैं। हैम्बरबर्ग की सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ करेगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द हाइस्ट पोटेंशियल इन द डिमांड फॉर अनियन, अगर इसके साथ अगर लोग लाइक कर रहे हैं यानी कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अनियन की भी अगर इसकी सप्लाई कम होगी तो अनियन की भी तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, विल रिमेन अनचेंज्ड एज हैम्बरबर्ग एंड अनियन आर डिफरेंट कमोडिटीज़, तो ये तो गलत है, बोथ आर नॉट आर डिफरेंट कमोडिटीज़। उसके बाद क्या है, विल इंक्रीज बिकॉज हैम्बरबर्ग एंड अनियन आर सब्सटीट्यूट, तो ये भी गलत है, सब्सटीट्यूट होगा तो भी नहीं होगा। ये डिक्रीज़ करेगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर एक गुड्स को हम यूज़ करते हैं तो उससे दूसरा अफेक्ट होता है। अगर एक मोजा आप पहनेंगे, क्या दूसरा मोजा नहीं पहनेंगे पैर का, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। तो अगर एक मोजा खो गया तो हम दूसरा भी नहीं पहनेंगे। वैसे ही अगर हैम्बरबर्ग के साथ लोग अनियन पसंद करते हैं और हैम्बरबर्ग की सप्लाई कम हो गई तो अनियन की भी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर करना है इस फॉलोइंग डायग्राम को देख के, ये हमारा प्राइस है और ये हमारी इधर क्वांटिटी है। तो ये पैरेलल लाइन है AD। अब हमें बताना है, क्वेश्चन हमें बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, टू पैरेलल डिमांड लाइज A, B एंड CD, यानी कि दो डिमांड कर्व है A, B एंड CD। अब बताना है सेम एट पॉइंट R, क्या ये R पॉइंट पे दोनों सेम होंगे, इधर हमारा R पॉइंट है, क्या ये R पॉइंट पे दोनों सेम है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है। फिर बोला है कि ग्रेटर एट अ पॉइंट R एंड एट अ पॉइंट S, क्या ये R पॉइंट पे ग्रेटर होगा, जो डिमांड कर्व है इस पे ग्रेटर होगा और इस पे इससे, तो येस, अगर जो ओरिजिन के पास होता है उस पे जो डिमांड है हमारा वो ग्रेटर होता है ज़्यादा, और जो ओरिजिन से दूर होता है उस पे लेसर होता है। तो ग्रेटर होगा हमारा जो कर्व है ये ज़्यादा होगा R पॉइंट पे और लेस देन पॉइंट S। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग 5 पॉइंट्स होते हैं। इसको कैसे हम समझ सकते हैं, अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पे हमारा जो है ये 0 होगा इलास्टिसिटी, यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 होगी, यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी इक्वल टू 1 होगी, यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर देन 1 होगी और यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी 0 हो जाती है। इसके कंपैरिजन में हम इसको दिखा सकते हैं कि 5 तरह की इलास्टिसिटी होती है, जिसके बेस्ड पे हम बता सकते हैं कि जो पास में है वो ज़्यादा ही ग्रेटर होगा दूर के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन द गिवन डायग्राम विच ऑफ फॉलोइंग विल चेंज द एग्रीगेट डिमांड कर्व AD, यानी कि इस डायग्राम में एग्रीगेट डिमांड कर्व AD जो है वो कब चेंज होगा, क्या ट्रेड इफेक्ट से चेंज होगा, इनकम इफेक्ट से होगा, लिक्विडिटी इफेक्ट से होगा, या असेट इफेक्ट, मतलब इनकम नहीं है लिक्विडिटी असेट किससे होगा। तो ये सभी से चेंज होता है, यानी कि सब इफेक्ट करते हैं हमारे चेंज ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व को। नेक्स्ट है द डिमांड फॉर अ रेयर पेंटिंग, रेयर स्टैम्प, ये पेंटिंग होना चाहिए यहाँ पे, पेंटिंग रेयर स्टैम्प एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। तो अगर रेयर यूनिक इसकी बात हो, ये ध्यान रखिएगा, रेयर यूनिक इसकी बात हो तो हमेशा वो स्नोब इफेक्ट होता है, ठीक है। स्नोब इफेक्ट में हम यूनिक चीज़ें, एंटीक चीज़ें या रेयर चीज़ों की बात करते हैं और उसमें लोग अपने आप को बहुत अलग समझते हैं कि हम सबसे अलग रहना चाहते हैं, उसको स्नोब इफेक्ट कहते हैं। वेलवेन इफेक्ट सबसे ज़्यादा हाईली प्राइज वाली चीज़ों में वेलवेन इफेक्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज द डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। तो डिमांड कर्व के पास नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, क्योंकि इनकम इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो दोनों के इफेक्ट से डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हु रोट। तो कौन से इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने क्या किया है, ये शायद ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, वैल्यू ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो किसने वैल्यू ऑफ कैपिटल लिखा है, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल लिखा गया है J.R. हिक्स द्वारा, वो भी 1939 में, और ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द डिमांड कर्व फॉर फूड आइटम्स इन अ
income inelastic by whom the following has this theory been propounded। तो यानी कि फूड आइटम्स और इनकम इलास्टिसिटी किसके द्वारा propound किया गया है, तो ये propound किया गया है एंजल लॉ के द्वारा। और एंजल लॉ के अकॉर्डिंग ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, जर्मन इकोनॉमिस्ट, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाया है इनकम लेवल का और रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड में। और इनके ये कहते हैं कि जो डिमांड है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे फूड आइटम पे जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, फॉल हो जाता है। और इसके बीच की रिलेशनशिप को एंजल ने बताया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिमांड थ्योरी। तो डिमांड थ्योरी का सीक्वेंस क्या है? क्या मार्शल थ्योरी पहले आई थी डिमांड कर्व के सीक्वेंस में? तो यस, डिमांड कर्व के सीक्वेंस में सबसे पहले मार्शल थ्योरी, उसके बाद प्रेफरेंस कर्व, उसके बाद हमारा सेल्फ पब्लिश्ड थ्योरी, और उसके बाद सोलो प्रेफरेंस ऑर्डर थ्योरी ऑफ डिमांड। तो ये हमारा सीक्वेंस में ही दिया हुआ है। तो ABCD यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले मार्शल, उसके बाद प्रेफरेंस थ्योरी, सेल्फ पब्लिश प्रेफरेंस थ्योरी और सोलो प्रेफरेंस थ्योरी। तो इस तरह से आज हमने मतलब इस टॉपिक से डिमांड एनालिसिस से हमने कुछ 25 क्वेश्चन किए। इसके पहले मैंने 25 कराए थे। अगर आप धीरे धीरे इन सारे तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो टॉपिक से पढ़ा है उससे के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये वीडियोस आपको हेल्प करेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।